सूर्यांशी है ना? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो सूर्यांशी? सर मैं बूंदी राजस्थान से। अच्छा। बूंदी में कुछ फेमस चीज़ें बताओ मुझे तो। सर सबसे फेमस तो फोर्ट है वहाँ का, पर वो मतलब मेंटेन नहीं है तो टूरिस्ट इनकमिंग उतनी है नहीं वहाँ पे। एक रानी जी की बावड़ी है, एक 84 खम्भों की छतरी है। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा। क्या होता है ये, मतलब छतरी क्या है? सर वो हिस्टोरिकल वो देखा जाए तो बस वो है कि 84 पिलर्स है उसमें। और मतलब एक देव सिंह जी थे जो राजा के, जिन्होंने उसका निर्माण करवाया था, तो राजस्थान हिस्ट्री में भी उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। और लेटेस्ट में बात करें सर तो अभी टाइगर रिजर्व सैंक्शन हो चुका है बूंदी में, जो कि राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व है। वॉलीबॉल खेलते हो आप? जी सर। कब खेले हो लास्ट? सर लास्ट हार्डली 6 महीने पहले। तो यार हॉबी कैसे है? हाँ सर, वो प्रिपरेशन के दौरान टाइम नहीं मिला था अभी एसएससी वाले में, तो उस वजह से। अच्छा अच्छा। अच्छा, वॉलीबॉल में विन करने के लिए हमें क्या स्कोर करना पड़ता है? सर वैसे तो 25 का सेट होता है, एक सेट 25 का होता है। तो नेशनलाइज वगैरह जो भी टूर्नामेंट होते हैं सब में 25 ही रहता है? नहीं सर, मुझे स्टेट तक का ही याद है, उसमें 25 ही रहता है। वॉलीबॉल में कोई टॉप 10 में इंडियन प्लेयर हैं? नहीं सर। और बैडमिंटन में? सर आइडिया नहीं है टीम में तो। बैडमिंटन में मतलब कोई जो फीमेल में या मेल में टॉप 10 में कोई रैंकिंग में है इंडिया का? सर बैडमिंटन में तो सानिया नेहवाल है। सानिया नेहवाल टॉप 10 में? पर मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब सर टेनिस। अच्छा, सानिया नेहवाल तो सिंधु कहाँ चली गई? सिंधु जी भी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सिंधु भी तो कहीं ना कहीं होंगी। जी जी जी। टॉप 10 में तो देखो कोई नहीं है, 11th पे पीवी सिंधु आती है रैंकिंग में फिलहाल। पाइप नेटवर्क के बारे में जानते हो? जी सर। किस तरह से पाइप को कनेक्शन में लाते हैं? कौन कौन से कनेक्शन होते हैं? सर पूरी लिस्ट है कनेक्शन की, जो कि थ्योरेटिकल में हम लोग उसमें एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है। सॉकेट कनेक्शन, सर मुझे याद नहीं आ रहा है लिस्ट। चलो, चलो उनको छोड़िए। पाइप के हम सिंपल कनेक्शन देख रहे थे, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन करते हैं। उनके बारे में बताओ थोड़ा। सर पैरेलल में अगर बात करें तो जब पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो हेड लॉस उसमें सेम होता है और डिस्चार्ज दोनों में डिवाइड होता है। और सीरीज में सर डिस्चार्ज हमेशा सेम रहेगा, हेड लॉस वेरी करेगा। अच्छा। अगर मेरे पास 4 पाइप हैं पैरेलल कनेक्शन में, उनका मुझे इक्विवेलेंट पाइप बनाना है, तो उनका डायमीटर कितना होगा? इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर क्या होगा? सर पैरेलल में बनाना है। पैरेलल पाइप हैं 4, उन सब के डायमीटर हैं स्मॉल डी, और मुझे बनाना है इक्विवेलेंट पाइप, तो उसका डायमीटर कितना होगा? फिर वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है? हेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है FL² अपॉन 12.1 D⁵ तो उससे डायमीटर को उधर करके और डिस्चार्ज को ऐड करेंगे, मतलब तो इधर से एक इक्विवेलेंट डायमीटर आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। अच्छा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है आपको? सर इन्हीं फार्मूलाज को ऐड करेंगे ना। HL = FL² अपॉन 12.1 डायमीटर की पावर 5। डायमीटर को उधर ले जाएंगे, डिस्चार्ज को FL² है सॉरी, तो मतलब इनको अरेंजमेंट करके डायमीटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा डिस्चार्ज। पंप के बारे में जानते हो? क्या होता है पंप? सर इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो वाटर को एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के, और बेसिकली लो लेवल टू हाई लेवल। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पंप यूज करते हैं हम। सर जहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्लो से पॉसिबल नहीं हो पाता वहाँ पे। पंप यूज करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं वाटर को एक तरह से एनर्जी देने के लिए। एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है लिक्विड को? सर काइनेटिक फॉर्म में, मतलब जैसे पंप जो रोटेशनल स्पीड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आगे, तो वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लो करने के लिए। वाटर मैंने यहाँ से अपने घर में सुबह सुबह पानी आता, नल आता, नल आके वो हमारे टैंक में स्टोर हो जाता है। अब टैंक में स्टोर होके उस वाटर को मैं पंप के द्वारा टॉप पे ले जाता हूँ। टॉप पे कोई पानी की टंकी रखी हुई है, वहाँ पे रख दिया।
क्या वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है? नहीं सर, एक बार स्टोर पहुंचने के बाद में वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। पोटेंशियल एनर्जी। कैविटेशन क्या होता है? सर जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वाटर के, जब हम वाटर को पाइप में फ्लो करवाते हैं, तो जब लो प्रेशर पे आ जाता है वाटर हाई प्रेशर से, तो तब जो फिनोमेना होता है उसे कैविटेशन कहते हैं, जिसमें कैविटेशन एंड पिटिंग बोथ आर साइमल्टेनियस। ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब को, पहले ही बताओ। सर ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन में यूज़ किया जाता है उसे। सर मैं कंफ्यूज हूँ, पेल्टन में या फ्रांसिस में, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो छोड़ो किस में यूज़ करते हैं हम बताओ ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है और यूज़ करने का क्या कारण है। सर मुझे अब याद नहीं आ रहा। ठीक है। फ्लूइड में और सॉलिड में क्या अंतर होता है वो बताओ। सर फ्लूइड और सॉलिड में, फ्लूइड में तो दोनों आ जाते हैं, एयर और वाटर, उसके पार्टिकल्स शेप ले लेते हैं कंटेनर का, और सॉलिड के पार्टिकल्स इंटैक्ट रहते हैं, वो शेप नहीं लेते हैं जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया सर। कुछ ऐसा डिफरेंस है कि जो हम फ्लो से रिलेटेड इसको कर पाएँ कैटेगरी में, फ्लो से रिलेटेड। फ्लो से रिलेटेड। फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ मुझे, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की? सर पहली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी में भी काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी। और डेंसिटीज़ की प्रॉपर्टी है? जी सर, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई उसकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, हाँ सर, वो भी प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल की पूरी लिस्ट है सर उसकी। कंप्रेसिबिलिटी इज प्रॉपर्टी? जी सर। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? सर फोर्स अप्लाई करने पर उसके पार्टिकल्स कितने इंटैक्ट हो सकते हैं फ्लूइड के, और उसका साइज कितना स्मॉल हो सकता है, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। लिक्विड के लिए कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? सर बल्क मॉड्यूलस की इन्वर्स होती है, वैल्यू? 10⁻³ के आसपास होती प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड की डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है? सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगी बढ़ाने पर। लिक्विड की? लिक्विड की डेंसिटी? जी सर, प्रेशर बढ़ाने पे कम हो जाएगी। ठीक। क्या हम लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं? जी सर, क्योंकि वो कंटेनर का शेप ले सकता है, तो किया जा सकता है। एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, हाइड्रो ब्रेकिंग, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, हाइड्रोलिक पंप्स, हाइड्रोलिक जैक्स, नाम सुने? आपके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी कम हो रही है, जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा पैडल से, पैडल को दबाने की कोशिश करूंगा, तो उनकी डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, तो हमें आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं बाहर, जिसको हमें व्हील को रोकना होगा। तो समझ पा रहे हो कुछ? चलो कोई नहीं। कैपिलरी इफेक्ट के बारे में जानते हो? क्या होता है कैपिलरी ट्यूब? सर जब ट्यूब को किसी कंटेनर में जिसमें लिक्विड होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है, तो उसमें ट्यूब में कैपिलरी राइज हो जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। राइस होता है, फॉल भी हो जाता है? फॉल भी हो सकता है सर। राइस होने की क्या कंडीशन है, फॉल होने की क्या कंडीशन? सर लिक्विड की डेंसिटी जब कम होती है तो राइज होता है। सर कैपिलरी राइज तो होता है, और जो ऊपर का सरफेस होता है उसके शेप पे डिपेंड करता है। उसकी सेफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लिक्विड की डेंसिटी पे सर। विस्कोसिटी के बारे में बताओ थोड़ा। सर विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच रेजिस्ट इट्स। Viscosity is property of fluid or flow? I was about to say that it is the property of a fluid which resists its flow. मैं पूछ रहा हूँ viscosity is the property of fluid और property of flow? Property of flow. Property of fluid। ठीक है। किस किस पैरामीटर पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है? फ्लो के किस किस पैरामीटर पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है? सर shear stress पे। शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू? Proportional to viscosity। सॉलिड में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लूइड में? shear strain के। शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में अंतर बताओ। जी सर, rate of shear strain पे proportional होता ठीक। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होता है? है। The rate of change of shear strain with respect to time। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहाँ पे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्यों यूज़ किया है फ्लूइड में? शेयर स्ट्रेन यूज़ कर लेते हैं जैसे सॉलिड में यूज़ कर रहे हैं।
सर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? न्यूटन तो इसके लॉ को क्या नाम देते हैं हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले, उन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया था, क्या नाम था उसका? विस्कोसिटी डायनामिक। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या अंतर है? सर जब हम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं डायनामिक विस्कोसिटी को, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसे डिफाइन किया हुआ है। जब हमारा काम डायनेमिक विस्कोसिटी से चल ही रहा था, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्यों पिक्चर में लाए? क्या जरूरत थी इसकी? आई डोंट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी? द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। ओके सर। सूर्यांश, प्रेंडल थ्योरी सुनी है आपने? प्रेंडल थ्योरी, PRANDTL सुनिए, क्या कहती है प्रेंडल थ्योरी और कहाँ का यूज़ में करते हैं इसको, हम कहाँ यूज़ में लेते हैं? सर फ्लूइड मैकेनिक्स में। प्रेंडल थ्योरी फ्लूइड वाली नहीं, मैं आपके फुटिंग वाली बात कर रहा हूँ। फुटिंग में भी प्रेंडल थ्योरी पढ़ते हैं अपन एक सॉइल में, वो क्या कहती है? अच्छा, प्रेंडल थ्योरी पहले आई थी, तरजागी थ्योरी पहले आई थी? टरजागी पहले आई थी। क्या डिफरेंस है दोनों थ्योरी में? सर प्रेंडेट में कुछ इंडिपेंडेंट होती है किसी, वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस से क्या समझते हो? सर जब टोटल स्ट्रेस तो जब हम अप्लाई करते हैं और उसमें से जब पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर दिया जाता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमें निकल मिलता है। ये तो फॉर्मूला बताया, इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या, मतलब क्या है एक्चुअल फिजिकल सेंस, क्या है इसका? सर ये पैरामीटर है, मतलब जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। कह सकते हो आप, बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ, सब इस पर डिपेंड करता है। होता क्या है, मतलब जब मैं अगर आपको दे दूं एक, मैंने आपको सॉइल सैंपल दे दिया, तो उसमें मतलब क्या बताओगे, क्या है जी एक्चुअल में फिजिकल सेंस में? क्या मैं उसको ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट प्रेशर बोल सकता हूँ बिटवीन द पार्टिकल्स? जी सर, हाँ जी जी, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट प्रेशर जो रेजिस्टेंस मिलता है उसे। ठीक है, एक लेक है उदयपुर में, काफ़ी लेक्स हैं उदयपुर में, ले लो एक लेक है, उसका लिख लो भले लिखना चाहो तो डाटा। जनवरी में जो वाटर का लेवल था उसका RL था 80 मीटर, ठीक है। जुलाई में जो हो गया 85 मीटर, जो टॉप लेवल है वाटर उसकी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और दिसंबर में जो हो गया आपका 81 मीटर। आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल है 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे बताओ कि तीनों कंडीशंस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? सर इफेक्टिव स्ट्रेस सेम रहेगा तीनों कंडीशन। सॉइल के अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट पे बात करें तो हाँ, हाँ सेम रहेगा। जी, क्यों सेम रह रहा है? क्योंकि सर जितना टोटल स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ जा रहा है। अपन प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, उसमें एक पिट बनाते हैं और प्लेट भी यूज़ करते हैं। तो पिट और प्लेट में साइज में क्या चूज़ करते हैं, मतलब जो पिट बना रहे हैं हम प्लेट के कंपेयर में कैसे बनाएंगे? सर 5 टाइम्स बनाते हैं उसकी साइज का। कम से कम 5 टाइम्स होना चाहिए, जब मैक्सिमम 5 टाइम्स होना चाहिए? सर कम से कम 5 अच्छा, टाइम्स। प्लेट जो लेते हो उसका साइज क्या लेते हो? मिनिमम साइज सर 60 बाय 60 सेंटीमीटर। 3 तरह के टेस्ट पढ़ते हैं अपन, UU टेस्ट, CU टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड ड्रेन पढ़ते हो? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में क्या कहना चाह रहा है वो? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में क्या कहना चाह रहा है वो? सर वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब अगर टेस्ट की बात करें ट्राइएक्सियल की, तो दोनों स्टेज में वाटर का जो है फ्लो को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो ना तो वो कंसोलिडेट हो पाया और ना वो ड्रेन हो पाया पहली स्टेज में वाटर। अच्छा, तो क्या स्टेज के नाम क्या होते हैं इनके, जो 2 स्टेज बताई आपने? कन्फाइनिंग स्ट्रेस और दूसरा वो डेविएटर स्ट्रेस। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट पढ़ा है? कहाँ से जनरेट हुआ ये, किसका टेस्ट है ये? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे जनरेट हुआ जी? मतलब सर कौन सी सॉइल के लिए है? नहीं नहीं, जनरेट कैसे हुआ जी? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पिक्चर में कैसे आया? अच्छा, क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रहा कि ये लेके आना पड़ा? मतलब कहाँ से जनरेट करा आपने इसको, कहाँ पढ़ते हैं इसको हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव, किसका स्पेशल टेस्ट है ये? वैसे तो क्ले के लिए है, जहाँ पे क्ले के लिए तो इसको आपने बताया किस सॉइल के लिए, लेकिन कहाँ से लेके आया इसको, किसका टेस्ट है, मतलब ये आपने कभी करा नहीं, अनकन्फाइंड कभी पढ़ा नहीं आपने, कैसे करते हैं इसको? इसमें सर जो स्टेज 1 है उसमें वो नहीं होती, बस कन्फाइनिंग नहीं होती। हाँ, तो आप जो कहो ना, ट्राइक्सल का ही टेस्ट है, एक स्पेशल टेस्ट है ट्राइक्सल का, क्या होता है इसमें?
ट्राइएक्सियल का ही टेस्ट है, हाँ। इसमें सर साइड्स पे जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है वो 0 होता है, मतलब लगाए। अच्छा, कन्फाइंड प्रेशर जीरो कर दिया, ठीक है। कन्फाइंड प्रेशर आपने जीरो कर दिया, तो जरा बताना फाइनल इक्वेशन क्या बनती है इसमें। सिग्मा 1 सिग्मा 3 टाइम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हो ना। तो बस ये सिग्मा 3f वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सिग्मा 3 आपने जीरो कर दिया, सेल प्रेशर जीरो हो गया, जो कि हम मानते भी हैं कि सेल प्रेशर में जीरो होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं रबर मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करते अपन। तो रबर मेम्ब्रेन क्या काम आती है जब ट्राइक्सल टेस्ट करते हो, तो जब सेल प्रेशर नोट करने के लिए हम रबर मेम्ब्रेन्स लगा देते हैं चारों साइड सैंपल के, क्या काम आती है वो। सर एक तो उसके बाद में वो पार्टिकल्स को थोड़ा सा इंटैक्ट रखती है और वाटर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देती है इन एंड आउट। वेरी गुड। अच्छा, आपने ये बताया जी हम किले के लिए यूज़ करते हैं, आपने बोला किले के लिए ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि सर कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सैंड और ग्रेवल जो होता है वो उस बिना कन्फाइनिंग स्ट्रेस के इंटैक्ट नहीं रह पाता एज ए स्पेसिमेन, तो इसलिए। आपने जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें अब सिग्मा 1 इक्वल टू क्या रह गया, 2c1040 प्लस 5/2, यही रह गया। जब आप ट्राइक्सल टेस्ट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लिए, तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेशर लगा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डेविएटर मिल रहा था, और हम इक्वेशन में पुट कर रहे थे, ऐसे ही तो कर रहे थे। तो वहाँ सेल प्रेशर को चेंज करना पॉसिबल था। तो सेल प्रेशर चेंज कर रहे हो, डेविएटर मिल रहा है, फिर सेल प्रेशर चेंज करा, डेविएटर मिला। तो जो भी रिजल्ट होता था उसको हम ग्राफ की फॉर्म में शो करते थे, मोर फिलर एनवलप की फॉर्म में शो कर दिया, जब मोर डायग्राम बना के शो कर दिया। इस केस में आप देखोगे तो आप क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लिए कर सकते हो, या एक ही स्टेज पॉसिबल है बस। कौन सी वाली, सेल प्रेशर जीरो, डेविएटर एक ही मिलेगा। अब आप देखना अननोन कितने हैं आपके इक्वेशन में। सर सी और 5 एक ही है। एक ही, ये भी रीजन होता है केवल किले के लिए यूज़ करने का। 5 0 मानो, एक ही अननोन रह जाएगा सी, इसलिए हम किले के लिए प्रेफर करते हैं, ये भी एक रीजन है। एक बोर पाइल है, एक ड्रिवन पाइल है, इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कौन सी पाइलिंग? अंडर रीम्ड पाइलिंग। बहुत ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर में बोर के। दोनों में डिफरेंस कैसे, दोनों को प्लेस कैसे करोगे, बोर पाइल कैसे प्लेस कर रहे हो, ड्रिवन पाइल कैसे प्लेस कर रहे हो। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्रिवन पाइल में ज़्यादा निकल के आता है, इसलिए उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कास्टिंग के। अच्छा, ईयर्स परचेज के बारे में जानते हो कुछ, बताओ क्या होता है। सर ईयर परचेज वो एक वो क्वांटिटी होती है जिस पे हम सेम अमाउंट ऑफ, अगर जैसे कोई मशीन की वैल्यू है 1 लाख, तो अगर हम 1 लाख को रेंट पे दें तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो सेम रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी, उसे कहते हैं, मतलब 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है ईयर परचेज का। फॉर्मूला तो आपने सही बताया, एक कुछ कुछ डेफिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल फंड को मैच कर रही है। सिंकिंग फंड सर, जैसे बिल्डिंग की जो लाइफ है उस तब तक के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाए तो दोबारा से बनाने के लिए वो। सेम फंड नंबर पे खड़ा हो जाए उस टाइम तक आते हैं, सिंगल फंड की एक्चुअल डेफिनेशन हो गई। ईयर परचेस क्या होता है कि हम कितना रुपए इन्वेस्ट करें कि हमें एक साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 रुपया इनकम मिल जाए, ये होता है ईयर परचेस। तो आप उसको सॉल्व करोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट का, P/R/T/100। ऐसे तो होता है, इंटरेस्ट कितनी चाहिए आपको, 1 रुपया, इक्वल टू प्रिंसिपल आपका ईयर परचेस हो गया, इंटू रेट आपको पता है टाइम 1 ईयर हो गया। जब सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 1/i या 100/i बोल दो, ठीक है। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू जितनी हम, जैसे कोई इक्विपमेंट है उस वो से कितना अमाउंट हम मार्केट में रेंट उस पे दें, मतलब लेंट आउट करें कि हमें रेट ऑफ रिटर्न उतना मिल जाए उस मशीन मशीन की इनकम के बराबर। ठीक है, इसमें रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मुझे ये बताओ इस केस में ये आपका फेलियर प्लेन है, तो इस प्लेस में आपने जो एंगल बताया 40 + 5/2, ठीक है, तो किसके बीच में है, और ये केस कौन सा है पहले ये बताओ। ये पैसिव का है सर। हाँ, पैसिव केस है, क्यों। क्योंकि इसमें सिग्मा 1 अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो। अच्छा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरनल, हम सिग्मा 1 को मेजर से डिनोट करते हैं, तो केस पैसिव है, ठीक है, केस तो पैसिव है। चलो ठीक है, अब इसमें एंगल बताओ मुझे, आपने बोला 40 + 5/2 किसके बीच में होगा।
जी सर, वो हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये पैसे पे, तो 45 प्लस 5/2 होगा इस मेजर का। उस जो लाइन आपने वो ड्रॉ की है उससे। जी कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? नहीं सर, उधर वाला सिग्मा 1 का जो इंक्लाइन ड्रॉ किया है उससे। हाँ हाँ। हाँ, प्लेन से ही बात कर रहा हूँ। अब चलो प्लेन से बता दो, इस प्लेन का और फेलियर प्लेन का एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? कौन सा, ये वाला या नीचे वाला? चलो आप यहाँ केवल ड्रॉ करो। वेरी गुड, ठीक है। अगर ये एक्टिव केस होता तो सर अपोजिट होता है इसका। एक मिनट, अगर मैं एक्टिव केस की बात करूँ तो ये बताओ एक्टिव केस में मेजर और माइनर कौन सा होगा? एक्टिव में सर ये सिग्मा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, बिल्कुल। ये माइनर हो गया। फेलियर प्लेन बना दो एक बीच में, ठीक है। इसका मेजर प्लेन से एंगल कितना होगा? क्या सही करा है ये? सॉरी, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा सर, ये 45 माइनस 5/2 वाला। -5/2 यहाँ पे आएगा? हाँ श्योर हो? जी सर। एक और बना के देख लो। और आप इस एंगल को बता रहे हो 45 - 5/2, ये तो है। हाँ तो आप कहना चाह रहे हो प्रिंसिपल प्लेन और फेलियर प्लेन के बीच में एंगल 45 - 5/2 होगा? हो सकता है कभी फेलियर प्लेन का मेजर प्लेन के संग एंगल 45 - 5/2 हो सकता है? ये एक्टिव का केस है ना सर? एक्टिव केस है ना। तो फिर 45 प्लस 5/2 होगा। तो माइनस कैसे आ गया? इसमें भी आपने माइनस कर दिया, फिर इसमें माइनस कैसे हो जाए? तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक। ठीक है, चलो। अच्छा, वेट ऑफ स्टील निकालना जानते हो? एक आप पे स्टील बार है जिसका डायमीटर 20 mm है और वे लेंथ उसकी 6 मीटर है। मुझे बताओ वेट कैसे निकालोगे, और इक्वेशन लिख के दिखा दो, मतलब क्या लिखोगे? कैलकुलेट करके दिखा दो, पूरा मत कैलकुलेट करना, बस लिख के दिखा दो। 6 मीटर लेंथ है और डायमीटर 20 mm है स्टील बार का। सर ये फॉर्मूला हो गया 0.00618 डी स्क्वायर केजी पर मीटर, और यहाँ पे डी रखना है mm में, डी स्क्वायर केजी पर मीटर लेंथ के लिए डी mm में रखना है सर इसमें। ये 6 मीटर जो इसकी लेंथ थी, तो ये टोटल केजी में आ गया। ठीक है, बिल्कुल। इसमें डी किस में डालोगे? डी mm में रखना है सर। ठीक है, इंटू क्या कर दिया फिर? ये 6 मीटर जो इसकी लेंथ थी, ठीक है, आंसर किस में आएगा? केजी में। वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ। एक सीमेंट बैग है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये बार में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लिखो, एक सीमेंट बैग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है W11 M स्पेस देकर MAR स्पेस Y24। मेरे यहाँ एक कास्टिंग होनी है 8 जून 2024 को, कास्टिंग होगी 8 जून 2024 को। क्या मैं सीमेंट को यूज़ कर सकता हूँ? अपनी कास्टिंग में सीमेंट को यूज़ कर सकता हूँ? इसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक और लिखो, फिर एक और लिखो नीचे W10 MAR स्पेस Y24। मेरे यहाँ कास्टिंग होनी है 24 जून को 2024 में। क्या सीमेंट को यूज़ कर सकता हूँ? इसे भी कर सकते हैं। कैसे पता लगा आपने, कैसे लगाया? सर मुझे इससे यही समझ आया कि ये मार्च 24 लिखा हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसका सर मुझे मतलब समझ आया नहीं W10 और इसका, तो आपने जो ये 24 डेट दी है और मार्च, ये भी मार्च है, तो इससे मैंने आइडिया लगाया। 24 क्या है वो? मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2024। हाँ ठीक है। सर पूछेंगे आपसे अब।
स्ट्रीमलाइन बॉडी और ब्लफ बॉडी में क्या अंतर होता है? सर ब्लफ बॉडी जब फ्लूइड या बेसिकली एयर में फ्लो करती है तो पीछे वेक रीजन क्रिएट होता है, और स्ट्रीमलाइन में नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन को फ्लो करवाना इजी होता है, वो कम फ्लो को बहुत ही कम रेजिस्ट करती है उसकी शेप। वेक रीजन क्या होता है? सर जहाँ पे फ्लूइड की एब्सेंस हो जाए, जैसे डायग्राम से समझें सर, तो ये जैसे यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे वीक रीजन रह जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स आगे जाके वापस से ज्वाइन होते हैं। दिस इज अपस्ट्रीम डायरेक्शन और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन? सर दिस वन इज डाउनस्ट्रीम। प्रेशर इज लो और हाई? लो। प्रेशर लो, तो लो प्रेशर पे हमारा वेक फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर हाई होगा, वहाँ पे कोई स्टैग्नेशन पॉइंट बनेगा इस बॉडी पर? जी सर, यहाँ पे बनेगा स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? सर जहाँ पे जो फ्लूइड है उसका फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है। हाँ, इंटरव्यू तो आपका हो गया कंप्लीट।